अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है। इस लेक्चर के अंदर हमारे पास चैप्टर नंबर 3 का लास्ट सेक्शन है। सेक्शन हमारे पास है जी 3.6। इस सेक्शन का नेम है कॉमनली यूज्ड एल्गोरिदम्स। इस सेक्शन के अंदर हमने ये देखना है कि हमारे पास कौन से ऐसे एल्गोरिदम्स हैं जो कि आम तौर पे इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले हमारे पास हैं जी सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स, हमने ये देखने हैं। सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स के अंदर हमारे पास कुछ एल्गोरिदम्स हैं, जैसे कि हमारे पास बबल सॉर्ट है और उसके बाद हमारे पास सिलेक्शन सॉर्ट है, ये हम देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो एल्गोरिदम्स की टाइप है वो है सर्च एल्गोरिदम्स। यहाँ पे हमारे पास लीनियर सर्च है और उसके बाद हमारे पास है जी बाइनरी सर्च। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हैं जी ग्राफ एल्गोरिदम्स। हमने उसके बाद एंड के ऊपर ये देखना होगा कि हमारे पास जो ग्राफ एल्गोरिदम्स हैं ये क्या होते हैं। ग्राफ एल्गोरिदम्स के अंदर भी हमारे पास दो तरह के एल्गोरिदम्स हैं। एक हमारे पास है जी BFS, ब्रेडथ फर्स्ट सर्च, और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो दूसरी टाइप है ग्राफ एल्गोरिदम्स की वो है DFS, डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो ये हम कवर करेंगे। तो इसके साथ हमारा जो ये चैप्टर है ये भी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा इसी लेक्चर के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं इस सेक्शन को। हम यहाँ से हमारा सेक्शन स्टार्ट हो रहा है 3.6। एल्गोरिदम्स आर एसेंशियल टूल्स इन कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस के अंदर ये बड़े इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं एंड आर अप्लाइड टू ए वाइड रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स। और बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनके अंदर हम इनको इस्तेमाल करते हैं, फ्रॉम सॉर्टिंग डेटा टू सर्चिंग फॉर इंफॉर्मेशन इन लार्ज डेटा सेट्स। अब इनको हम इस्तेमाल जो करते हैं एल्गोरिदम्स को कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे वो बात लिखी हुई है। फ्रॉम सॉर्टिंग डेटा, डेटा को तरतीब देने से लेके जो बड़े डेटा सेट्स होते हैं उनमें इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए भी हम इन एल्गोरिदम्स को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। सम एल्गोरिदम्स आर फाउंडेशनल, कुछ एल्गोरिदम्स जो हैं ये बड़े बुनियादी होते हैं। सर्विंग एज बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर मोर कम्प्लेक्स ऑपरेशंस, जो ज़्यादा कम्प्लेक्स ऑपरेशंस हैं उनके लिए ये जो आपके पास फाउंडेशनल एल्गोरिदम्स होते हैं ये बिल्डिंग ब्लॉक्स की हैसियत रखते हैं। दिस सेक्शन एक्सप्लोर्स सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एल्गोरिदम्स। यहाँ पे हमारे पास ये जो सेक्शन है यहाँ पे जो हमारे पास कॉमनली यूज्ड एल्गोरिदम्स हैं इनको ये एक्सप्लोर करता है। हम यहाँ पे उन एल्गोरिदम्स को देखेंगे, इंक्लूडिंग सॉर्टिंग, सर्चिंग एंड ग्राफ ट्रावर्सल एल्गोरिदम्स। ये तीन तरह के जो एल्गोरिदम्स हैं ये यहाँ पे हमने कवर करने हैं इस सेक्शन के अंदर। तो जो हमारे पास इन एल्गोरिदम्स की पहली टाइप है सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स, इनको हम सबसे पहले देखने लगे। Sorting algorithms are used to arrange data in a particular order such as ascending और descending। जो हमारे पास sorting algorithms होते हैं ये डेटा को तरतीब देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे हमारे पास ascending order है यानी कि छोटे से बड़े नंबर की तरफ, एंड descending order यानी कि बड़े से छोटे नंबर की तरफ हम जब चलते हैं तो उसको फिर हम कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इस तरह के जो ऑर्डर्स होते हैं, दो हमारे पास ऑर्डर्स हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर जब अपने डेटा को लिखना होता है तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स, क्योंकि इसको हम सॉर्टिंग कहते हैं, डेटा को सॉर्ट करना, डेटा को तरतीब देना। सॉर्टिंग इज ए फंडामेंटल ऑपरेशन दैट ऑफन सर्व्स एज अ प्री रिक्विजिट फॉर अदर टास्क। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि हमारे पास दूसरे जो टास्क होते हैं उनके लिए सॉर्टिंग प्री रिक्विजिट होती है। ठीक है, ये फंडामेंटल ऑपरेशन है। सॉर्टिंग एक बुनियादी ऑपरेशन है जो कि दूसरे कामों के लिए एक प्री रिक्विजिट है। प्री रिक्विजिट का मतलब यह है कि ख़ास काम करने के लिए पहले अगर कोई चीज़ आपके पास मौजूद होनी चाहिए तो उस चीज़ को आप कहते हैं प्री रिक्विजिट, के पहले से उस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, यानी कि वो चीज़ पहले से आपके पास हो। तो यहाँ पे अब ये बात की गई है कि दूसरे टास्क के लिए प्री रिक्विजिट ये है, पहले से ये चीज़ होनी चाहिए कि आपके पास जो डेटा है वो सॉर्टेड होना चाहिए, तरतीब में होना चाहिए। तो इसलिए जो सॉर्टिंग है वो प्री रिक्विजिट है। ठीक है, वो पहले से चाहिए होती है मुख्तलिफ कामों के लिए। लाइक अब ये काम कौन से हो सकते हैं, लाइक सर्चिंग एंड डेटा एनालिसिस। सर्च करने के लिए और डेटा एनालिसिस के लिए आपके पास जो सॉर्टिंग है वो प्री रिक्विजिट है, वो आपको पहले चाहिए होती है। यहाँ पे हमारे पास कुछ जो हमारे पास सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स हैं वो यहाँ पे अब नीचे कुछ लिखे हुए हैं। सबसे पहले हमारे पास है जी बबल सॉर्ट एल्गोरिदम्स। ये हमने देखने के ये क्या होते हैं। बबल सॉर्ट इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स। अब देखें, बबल सॉर्ट हमारे पास एक एल्गोरिदम है। ठीक है, जो हमारे पास सिंपलेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स हैं, बड़े सादा किस्म के एल्गोरिदम्स हैं जो कि डेटा को सॉर्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उन एल्गोरिदम्स में से एक है बबल सॉर्ट। इट वर्क्स बाय रिपीटेडली स्टेपिंग थ्रू द लिस्ट। अब ये काम किस तरह से करता है, इसका काम आगे वो बता रहे हैं। काम इस तरह से करता है कि आपके पास जो लिस्ट होती है उसके अंदर रिपीटेडली स्टेप करते हैं, यानी कि लिस्ट में से ये बार बार गुजरता है। ठीक है,
कंपेयरिंग एडजेसेंट एलिमेंट्स, और जो साथ जुड़े हुए एलिमेंट्स होते हैं, साथ वाले एलिमेंट्स होते हैं उस लिस्ट के अंदर, उनको आपस में कंपेयर करता है। एंड स्वैपिंग देम इफ़ दे आर इन दी रॉन्ग ऑर्डर, अगर वो गलत तरतीब के अंदर है तो उनकी वो जगह चेंज करता है। स्वैपिंग का मतलब होता है दो चीज़ों की आपस में जगह चेंज करना, पहले को दूसरी की जगह रख देना और दूसरी को पहली चीज़ की जगह रख देना। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड अनटिल द लिस्ट इज सॉर्टेड। अब ये जो प्रोसेस है इसको तब तक रिपीट किया जाता है जब तक हमारी जो लिस्ट है वो सॉर्ट नहीं हो जाती, वो तरतीब में नहीं आ जाती। प्रोसेस यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ये काम कैसे करता है। स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट, लिस्ट के शुरू से आपने स्टार्ट करना है। कंपेयर ईच पेयर ऑफ एडजेसेंट एलिमेंट्स, जो हर पेयर बनता है एडजेसेंट एलिमेंट्स का उसको आपने कंपेयर करना है। स्वैप देम इफ दे आर इन द रॉन्ग ऑर्डर, उनकी आपने जगह चेंज करनी है, अगर वो गलत तरतीब के अंदर है, अगर वो ठीक तरतीब के अंदर है तो फिर आपने उनको ऐसे रहने देना है अपनी जगह के ऊपर। कंटिन्यू द प्रोसेस अंटिल नो मोर स्वैप्स आर नीडेड, तो आपने ये प्रोसेस कंप्लीट करना है या कंटिन्यू करना है, इस प्रोसेस को आपने जारी रखना है यहाँ तक कि कोई भी स्वैप्स जो है वो नीडेड ना हो, यानी कि किसी भी एलिमेंट की जगह चेंज करना ज़रूरी ना हो, आपकी लिस्ट जो है वो तरतीब के अंदर आ जाए, तब तक आपने इस प्रोसेस को जारी रखना है, यानी कि आपने लिस्ट में से बार बार पास करना है। ठीक है, एग्जाम्पल है हमारे पास यहाँ पे, कंसिडर द लिस्ट 53842, बबल सॉर्ट विल फर्स्ट कंपेयर 5 and 3। अब देखें बबल सॉर्ट क्या करेगा, यहाँ से वो शुरू करेगा लिस्ट में से, ये जो आपके पास एडजेसेंट एलिमेंट्स हैं 5 और 3 को करेगा कंपेयर, स्वैप देम, उनको फिर ये स्वैप करेगा। स्वैप क्यों करेगा, क्योंकि ये गलत तरतीब में लिखे हुए हैं, बड़ा नंबर पहले है छोटा बाद में है, तो हमने छोटे को पहले लिखना है बड़े को बाद में लिखना है। देन मूव टू द नेक्स्ट पेयर, और उसके बाद जो नेक्स्ट पेयर है उसके ऊपर ये मूव कर जाएगा। इसको जब वो रिप्लेस करेगा 5 और 3 को, 3 पहले आ जाएगा, 5 आ जाएगा 3 की जगह पे। जब 5 यहाँ पे 3 की जगह पे आ जाएगा तो दूसरा जो हमारे पास पेयर बनेगा वो ये बनेगा 5 और 8। ठीक है, तो 5 और 8 को वो आपस में कंपेयर करेगा, 5 और 8 तो ठीक जगह के ऊपर है। ठीक है, ये ठीक है, 5 जो ये छोटा है तो पहले है, 8 बड़ा है तो ये बाद में है, तो इनकी तरतीब ठीक है, इनको वो छोड़ देगा, फिर आगे जाएगा एंड सो ऑन। तो इस तरह से फिर ये आगे चलता जाएगा। आफ्टर सेवरल पासेस थ्रू द लिस्ट, लिस्ट में से बार बार गुजरने के बाद द एल्गोरिथम विल सॉर्ट द लिस्ट एज 2 3 4 5 8, तो जो आपकी लिस्ट है उसको वो इस तरह से ये तरतीब दे देगा। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसकी कंप्लेक्सिटी लिखी हुई है। द टाइम कंप्लेक्सिटी ऑफ बबल सॉर्ट इज ओ एन स्क्वायर। अब देखिए एन स्क्वायर का मतलब ये है कि इसके अंदर जो इनपुट का साइज है जैसे जैसे ये बढ़ेगा तो इसके लिए जो टाइम आपको रिक्वायर्ड होगा वो इस तरह से बढ़ेगा एन स्क्वायर के हिसाब से। ठीक है, यानी कि इसकी जो टाइम रिक्वायर्ड है वो बढ़ने की स्पीड इसकी ज़्यादा है। ठीक है, मेकिंग इट एफिशिएंट फॉर लार्ज डेटा सेट्स, जो बड़े डेटा सेट्स हैं, मेकिंग इट इनएफिशिएंट। अच्छा देखें इसको बड़ा गौर से आपने देखना है, इनएफिशिएंट लिखा हुआ है। ठीक है, मेकिंग इट इनएफिशिएंट फॉर लार्ज डेटा सेट्स, जो बड़े बड़े डेटा सेट्स हैं उनके लिए इनएफिशिएंट है, क्योंकि जैसे जैसे इनपुट का साइज बढ़ेगा तो इसके लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है वो एन स्क्वायर के हिसाब से बढ़ रहा है, यानी कि इनपुट का साइज जैसे जैसे बढ़ेगा तो उसका आपने जब स्क्वायर लेना है तो वो फिर बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा ये काम करने के लिए। तो इसलिए जो बड़े डेटा सेट्स हैं जिनकी इनपुट का साइज ज़्यादा है तो इसलिए उनके लिए इनएफिशिएंट है। ठीक है, ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा। हाउ एवर इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट, ताहम इसको समझना आसान है और इसको इम्प्लीमेंट करना भी आसान है। मेकिंग इट यूजफुल फॉर एजुकेशनल पर्पजेज़, तो इसलिए जो एजुकेशनल पर्पजेज़ हैं, तालीमी जो मकासद हैं, उनके लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, उसके लिए मुफीद है। एंड स्मॉल डेटा सेट्स, और जो छोटे डेटा सेट्स हैं उनके लिए भी इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है टिडबिट्स, इसको हम देख लेते हैं। वाइल बबल सॉर्ट इज़ ईजी टू इम्प्लीमेंट, अब देखें जो बबल सॉर्ट है इसको इम्प्लीमेंट करना तो आसान है। कंसिडर यूजिंग मोर एफिशिएंट सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स लाइक क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट फॉर लार्जर डेटा सेट्स टू सेव टाइम एंड रिसोर्सेज। वो ये कह रहे हैं कि जो बबल सॉर्ट है इसको इम्प्लीमेंट करना तो आसान है, लेकिन आपके पास अगर बड़े डेटा सेट्स हैं तो उनके लिए टाइम और रिसोर्सेज बचाने के लिए आप इस्तेमाल करें जो ज़्यादा एफिशिएंट सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स हैं, जैसे कि आपके पास क्विक सॉर्ट है और मर्ज सॉर्ट है, इनको आप इस्तेमाल करें। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी सिलेक्शन सॉर्ट, इसको हम देखते हैं। सिलेक्शन सॉर्ट इज़ अनदर सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिदम, जो सिलेक्शन सॉर्ट है ये एक और सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिदम है। इट वर्क्स बाय सिलेक्टिंग द स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट डिपेंडिंग ऑन द डिजायर्ड ऑर्डर एलिमेंट फ्रॉम द अनसॉर्टेड पार्ट ऑफ द लिस्ट एंड स्वैपिंग इट विद द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द अनसॉर्टेड पार्ट। यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि आपके पास जो लिस्ट है उस पूरी लिस्ट में से जो सबसे छोटा नंबर है उसको वो देखेगा। ये एल्गोरिदम, इसका जो नेम है सिलेक्शन सॉर्ट, उसको सिलेक्ट करेगा सबसे छोटे नंबर को, और जो सबसे पहला नंबर होगा लिस्ट में उसके साथ उसकी वो जगह को चेंज कर देगा। ठीक है,
या फिर अगर आपने इस तरह की तरतीब रखनी है कि आपने शुरू में बड़े नंबर रखने हैं, एंड पे छोटे रखने हैं, तो फिर वो सबसे बड़े नंबर को सर्च करेगा और जो शुरू वाला एलिमेंट है उसके साथ उसकी जगह को चेंज कर देगा। आपने ये याद रखना है कि उसको ये स्वैप करेगा, जगह चेंज करेगा। जो शुरू वाला है वो उसकी जगह आ जाएगा सबसे बड़े की जगह पे, और सबसे बड़ा जो है वो शुरू वाले की जगह पे आ जाएगा। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड फॉर द रिमेनिंग अनसॉर्टेड पोर्शन ऑफ द लिस्ट। अब ये जो आपके पास प्रोसेस है इसको रिपीट किया जाता है जो बाकी पोर्शन है, अनसॉर्टेड पोर्शन है लिस्ट का, उसके लिए। ठीक है जी, यानी कि पूरी लिस्ट को इस तरह से तरतीब दे दिया जाता है। प्रोसेस हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, फाइंड द मिनिमम एलिमेंट इन द अनसॉर्टेड पार्ट ऑफ द लिस्ट। जो अनसॉर्टेड पार्ट है उसके अंदर आपने सबसे छोटा एलिमेंट फाइंड करना है। स्वैप इट विद द फर्स्ट अनसॉर्टेड एलिमेंट, इसको आपने पहले एलिमेंट के साथ इसकी जगह चेंज करवानी है। मूव द बाउंड्री ऑफ द सॉर्टेड एंड अनसॉर्टेड सेक्शंस बाय वन एलिमेंट। अब देखें जो आपके पास सॉर्टेड और अनसॉर्टेड सेक्शन है उसकी बाउंड्री आपने एक एलिमेंट आगे करनी। कैसे एक एलिमेंट आगे करनी है? फॉर एग्जांपल आपके पास पहला एलिमेंट अगर सबसे छोटा आ गया तो बाउंड्री आपकी लिस्ट की यहाँ पे पहुंच गई। ठीक है जी, अगर आपके दो एलिमेंट्स तरतीब में आ गए तो आपकी बाउंड्री यहाँ पे पहुंच गई, यानी कि इन दोनों को फिर आपने कुछ नहीं कहना, आपने इसके ऊपर जो है वो काम करना है अगले हिस्से के ऊपर। ठीक है, तो ये आपका फिर सॉर्टेड पार्ट होगा, ये आगे वाला अनसॉर्टेड पार्ट होगा। ठीक है, तो एक एक एलिमेंट जब आपका सॉर्ट होता जाएगा तो आपका जो ये आपकी जो लाइन है ये आगे चलती जाएगी। ठीक है जी, बाउंड्री जो है जिसको वो कह रहे हैं वो आगे चलती जाएगी। रिपीट द प्रोसेस फॉर द रिमेनिंग एलिमेंट्स, बाकी जो एलिमेंट्स बच गए हैं उनके लिए आपने ये प्रोसेस रिपीट करना है और पूरी आपकी जो लिस्ट है वो तरतीब में आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है, फॉर द लिस्ट दिस वन सिलेक्शन सॉर्ट विल फर्स्ट फाइंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट। यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है सबसे पहले उसको ये देखेगा, सिलेक्ट करेगा। 10, जो 10 है ये स्मॉलेस्ट एलिमेंट है इसके अंदर, एंड स्वैप इट विद 29, और जो 29 है उसके साथ इसकी वो जगह चेंज करेगा क्योंकि सबसे पहले जो वो 29 लिखा हुआ है, तो 29 और 10 की जगह चेंज हो जाएगी। दिस लिस्ट बिकम्स 10, 29, 14, 37 एंड 13। ये लिस्ट आपके पास फिर ऐसे बन जाती है। द प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल द लिस्ट इज फुली सॉर्टेड, और ये जो प्रोसेस है तब तक जारी रहता है आपकी जो लिस्ट है ये मुकम्मल तरतीब नहीं पा जाती है। अब देखें आगे आपने कैसे करना होगा, ये भी हम देख लेते हैं। 10 है, उसके बाद देखें सबसे छोटा कौन सा है, यानी कि 10 से बड़ा और बाकियों से छोटा वो 13 है। ठीक है, 13 की जगह आप किसके साथ चेंज करेंगे? फर्स्ट अनसॉर्टेड के साथ। फर्स्ट अनसॉर्टेड कौन सा है? वो 29 है। ठीक है, बाउंड्री आपकी 10 के आगे चली क्योंकि 10 सॉर्ट हो गया है, तो 29 और 13 की आपने जगह चेंज कर देनी है आपस में। 13 यहाँ पे आ जाएगा और 29 फिर यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है जी, इस तरह से तो ये 13 आ जाएगा, तो यहाँ पे जो 13 आप लिखेंगे ये भी सॉर्टेड एलिमेंट होगा, तो उसके बाद जो अनसॉर्टेड पार्ट है वो फिर आपका इतना रह जाएगा, फिर आप इनको आपस में तरतीब दे देंगे। कंप्लेक्सिटी इसकी लिखी हुई है। अब देखें जो टाइम कंप्लेक्सिटी क्या होती है हम पिछले लेक्चर्स के अंदर देख चुके हैं, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा तो उसको आप ज़रूर देखें। तो कंप्लेक्सिटी भी इसकी हम देख लेते हैं। द टाइम कंप्लेक्सिटी ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट इज ओ एन स्क्वायर लाइक बबल सॉर्ट। ये भी बबल सॉर्ट की तरह ही है इसकी टाइम कंप्लेक्सिटी। इट इज़ नॉट एफिशिएंट फॉर लार्ज डेटा सेट्स, जो बड़े डेटा सेट्स हैं उनके लिए ये एफिशिएंट नहीं है, बट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड टू इम्प्लीमेंट, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना, इसको इस्तेमाल करना बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो एल्गोरिदम की टाइप है वो है सर्च एल्गोरिदम्स। ठीक है, हमने अब ये देखना है कि हमारे पास जो सर्च एल्गोरिदम्स हैं ये क्या होते हैं। सर्च एल्गोरिदम्स आर डिजाइन टू फाइंड स्पेसिफिक एलिमेंट्स और ए सेट ऑफ एलिमेंट्स विद इन ए डेटा सेट। एक डेटा सेट के अंदर एक मखसूस एलिमेंट या फिर एलिमेंट्स का सेट जो है वो फाइंड करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सर्च एल्गोरिदम्स को। दे आर क्रिटिकल फॉर टास्क सच एज इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, डेटाबेस क्यूरीज एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब देखें यहाँ पे उन्होंने कुछ टर्म्स इस्तेमाल किए हैं कि जो आपके पास सर्च एल्गोरिदम्स है ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, बड़े क्रिटिकल होते हैं उन कामों के लिए जैसे कि इंफॉर्मेशन रिट्रीवल है, इंफॉर्मेशन को हासिल करना, डेटाबेस क्यूरीज है यानी कि डेटा के बारे में क्यूरीज हो सकती हैं उनके लिए, एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस, और जो डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस होते हैं उनके लिए ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं सर्च एल्गोरिदम्स। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ सर्च एल्गोरिदम्स लिखे हुए हैं एग्जांपल के तौर पे, इनको हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है जी लीनियर सर्च। लीनियर सर्च इज ए स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड फॉर फाइंडिंग एन आइटम इन ए लिस्ट। एक लिस्ट के अंदर एक आइटम को फाइंड करने का ये सबसे आसान तरीका है, सीधा सीधा ये तरीका है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यू चेक ईच आइटम वन बाय वन अंटिल यू फाइंड व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। आप एक एक एलिमेंट को देखते हैं यहाँ तक कि आपको वो चीज़ मिल जाती है जिसको आप देख रहे होते हैं या जिसको आप तलाश कर रहे होते हैं। हेयर्स हाउ इट वर्क्स, यहाँ पे नीचे इसके काम करने का तरीका लिखा हुआ है। स्टार्ट एट द बिगिनिंग, शुरू से आपने स्टार्ट करना है। लुक एट द फर्स्ट आइटम इन द लिस्ट, लिस्ट के अंदर पहला आइटम आप देखें। चेक ईच आइटम, कंपेयर द आइटम यू आर लुकिंग फॉर विद द करंट आइटम। ये जो पहला आइटम आपने देखा है इसके साथ आपने उस आइटम को कंपेयर करना है जिसको आप चेक कर रहे हैं कि इस लिस्ट के अंदर मौजूद है या नहीं है। मूव टू द नेक्स्ट, फिर आपने नेक्स्ट के ऊपर मूव करना है। कब मूव करना है? अगर आपका पहला जो आइटम है वो ना निकले जो कि आप सर्च कर रहे हैं
तब आपने अगले के ऊपर मूव करना है। इफ़ दे डोंट मैच, जो पहला आपने चेक किया अगर वो मैच नहीं कर रहा उसके साथ जिसको आप सर्च कर रहे हैं, मूव टू द नेक्स्ट आइटम इन द लिस्ट, फिर आपने अगले के ऊपर मूव कर जाना है, रिपीट करना है आपने फिर इस चीज़ को। कंटिन्यू दिस प्रोसेस अंटिल यू फाइंड द आइटम और रीच द एंड ऑफ द लिस्ट। आपने ये प्रोसेस कंटिन्यू करना है यहाँ तक कि आपको वो आइटम मिल जाए जो आप तलाश कर रहे हैं, या फिर आप लिस्ट के एंड के ऊपर पहुँच जाएँ और आपको पता चल जाए कि ये आइटम इस लिस्ट में मौजूद नहीं है। ठीक है जी, तो ये काम यहाँ पे होता है इसके अंदर। एग्जाम्पल है जी हमारे पास यहाँ पे, सपोज यू हैव अ लिस्ट ऑफ सिटी नेम्स, मिसाल के तौर पे आपके पास लिस्ट है शहरों के नामों की, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, 4 इसके अंदर नाम है। एंड यू वांट टू फाइंड आउट इफ इस्लामाबाद इज़ इन द लिस्ट, और आप ये चेक करना चाह रहे हैं क्या इस्लामाबाद इसके अंदर है या नहीं है। तो इस्लामाबाद को चेक करने के लिए नीचे हमारे पास मेथड उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है। स्टार्ट विद द कराची, आपने स्टार्ट करना है कराची से। कराची से क्यों स्टार्ट करेंगे, क्योंकि देखें शुरू में कराची लिखा हुआ है सबसे पहले। स्टार्ट विद कराची सिंस कराची इज़ नॉट इस्लामाबाद, क्योंकि कराची इस्लामाबाद नहीं है। मूव टू द नेक्स्ट सिटी, अगले के ऊपर मूव करें। नेक्स्ट इज़ लाहौर, अगला है लाहौर, लाहौर इज़ नॉट इस्लामाबाद, सो मूव टू द नेक्स्ट सिटी, अगेन आप नेक्स्ट के ऊपर मूव करें। नाउ यू हैव इस्लामाबाद, अब आपको इस्लामाबाद मिल गया है। दिस इज़ द सिटी यू आर लुकिंग फॉर, ये वो सिटी है जिसको आप ढूंढ रहे हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे बेसिकली उन्होंने एल्गोरिदम के काम करने का तरीका आपको समझाया कि ये जो आपके पास लीनियर सर्च है ये एल्गोरिदम कैसे काम करेगा। ये इस तरह से काम करेगा कि ये एक ही तरफ जो है वो देखता जाएगा, आपको आइटम मिल गया तो फिर वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है जी, नहीं मिलेगा तो फिर ये एंड तक जाएगा और आपको रिजल्ट ये मिल जाएगा कि आपका आइटम इस लिस्ट में नहीं है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास नीचे कुछ और लिखा हुआ है। इन दिस केस, इस केस के अंदर यू हैव फाउंड इस्लामाबाद इन लिस्ट, लिस्ट के अंदर आपने इस्लामाबाद फाइंड कर लिया है। इफ़ इस्लामाबाद वर नॉट इन द लिस्ट, अगर इस्लामाबाद इस लिस्ट में ना होता तो फिर क्या होता। यू वुड चेक ऑल द सिटीज़ वन बाय वन एंड देन कंक्लूड दैट इट्स नॉट देयर, तो आप तमाम सिटीज़ को वन बाय वन चेक करते और फिर आप इस रिजल्ट के ऊपर पहुंच जाते कि जो इस्लामाबाद है वो यहाँ पे मौजूद ही नहीं है। ठीक है, दिस मेथड इज़ कॉल्ड ए लीनियर सर्च, ये जो मेथड है इसको लीनियर सर्च कहते हैं। बिकॉज यू चेक ईच आइटम इन स्ट्रेट लाइन, क्योंकि आप तमाम आइटम्स को एक स्ट्रेट लाइन के अंदर देखते हैं, फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, शुरू से लेके आखिर तक। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने एंड के ऊपर ये बात भी बता दी कि इस मेथड को लीनियर सर्च क्यों कहते हैं। लीनियर का मतलब ये होता है एक ही लाइन के अंदर सीधा, तो यहाँ पे क्योंकि आप एक स्ट्रेट लाइन के अंदर आइटम्स को चेक करते हैं स्टार्ट से फिनिश तक, तो इसलिए इसको फिर आप लीनियर सर्च कहते हैं। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च इज़ एन एफिशिएंट एल्गोरिदम फॉर फाइंडिंग एन आइटम इन ए सॉर्टेड लिस्ट। एक सॉर्टेड लिस्ट जो है, जो एक तरतीब के अंदर लिस्ट होती है, उसमें से आइटम को फाइंड करने के लिए एक बड़ा एफिशिएंट एल्गोरिदम है बाइनरी सर्च। ठीक है, जब ये कैसे काम करते हैं ये भी आगे हमारे पास आ जाएगा। इट वर्क्स बाय रिपीटेडली डिवाइडिंग द सर्च इंटरवल इन हाफ एंड डिस्कार्डिंग द हाफ वेयर द आइटम कैन नॉट बी। अब यहाँ पे ये होता है कि आप रिपीटेडली बार बार जो आपका इंटरवल होता है उसको आप हाफ में तकसीम कर देते हैं। ठीक है, हाफ में तकसीम करते हैं और वो हाफ आप छोड़ देते हैं जिसके अंदर आइटम मौजूद नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पे आपका इंटरवल है इतना बड़ा, ठीक है, आप इसको हाफ में डिवाइड करते हैं। मिसाल के तौर पे ये इसका वो हाफ है जिसमें आइटम मौजूद नहीं हो सकता, तो फिर आप इसको छोड़ देंगे। ठीक है, आपका आइटम है इस तरफ। ठीक है, फिर आप अगेन जो आपके पास इंटरवल बच गया इसको अगेन आप हाफ में डिवाइड करेंगे। मिसाल के तौर पे आपका जो आइटम है वो इधर है, तो फिर ये वाला हिस्सा आप अगेन छोड़ देंगे, फिर आप इसको हाफ में डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल आपका जो आइटम है वो इस साइड के ऊपर है, तो फिर ये साइड आप ये जो हाफ इंटरवल है ये छोड़ देंगे। ठीक है, और एंड के ऊपर होगा ये कि आप अपने आइटम के ऊपर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करता है। Until the item is found or the interval is empty, ये काम आप यहाँ तक करते हैं इसको हाफ करने का, यहाँ तक कि आपको आइटम मिल जाता है या फिर इंटरवल जो है वो एम्प्टी होता है, आपको पता चल जाता है कि जो इंटरवल है ये आप खाली हो गया, हमें अब आइटम मिलने वाला नहीं है। प्रोसेस यहाँ पे है इसका, स्टार्ट विद द मिडल एलिमेंट ऑफ द सॉर्टेड लिस्ट, जो तरतीब के अंदर लिस्ट है ये आपने याद रखना है। एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि जो आपके पास बाइनरी सर्च है उसके अंदर जो लिस्ट होती है वो सॉर्टेड होनी चाहिए, वो तरतीब में होनी चाहिए। यहाँ पे वो यही बता रहे हैं। आपके पास जो मिडल एलिमेंट है सॉर्टेड लिस्ट का उससे आपने शुरू करना है। इफ़ द मिडल एलिमेंट इज़ द टारगेट, अगर मिडल एलिमेंट है टारगेट जो आपको चाहिए वही एलिमेंट आपके पास अगर मिडल एलिमेंट है, रिटर्न इट्स पोजीशन, तो इसकी पोजीशन आप बता दें कि ये वहाँ पे मौजूद है, आपका काम हो गया ख़त्म। इफ़ द टारगेट इज़ स्मॉलर देन द मिडल एलिमेंट, अगर मिडल एलिमेंट से आपका टारगेट है छोटा, तो फिर क्या करेंगे, मिडल एलिमेंट के जो बड़े एलिमेंट है सारे वो सारे आप फिर ख़त्म कर देंगे, उनको डिस्कार्ड कर देंगे। रिपीट द सर्च ऑन द लेफ्ट हाफ, फिर आपके पास जो लेफ्ट हाफ है उसके ऊपर आपने सर्च रिपीट करनी। क्यों लेफ्ट हाफ के ऊपर करेंगे, अगर यहाँ पे मैं इंटरवल बना दूँ, ये आपका अगर मिडल एलिमेंट है, इससे छोटा अगर एलिमेंट आपका टारगेट एलिमेंट है, तो जो बड़े वाला हाफ है इंटरवल का उसको लेने का फ़ायदा नहीं है, तो उसको हमें छोड़ना पड़ेगा, आपको फिर सर्च करनी पड़ेगी इस तरफ। ठीक है, फिर अगेन आप इस इंटरवल को हाफ में तकसीम करेंगे। इफ़ द टारगेट
इज़ लार्जर, अगर टारगेट है लार्जर, ठीक है। हमने पहले तो वो केस देखे ना कि हमारे पास जो टारगेट है वो मिडल एलिमेंट से छोटा था, तो फिर हमने छोटा इंटरवल ले लिया, जो बड़ा दूसरा हाफ था वो हमने छोड़ दिया। इफ़ द टारगेट इज़ लार्जर, अगर टारगेट है लार्जर, रिपीट द सर्च ऑन द राइट हाफ, तो फिर जो राइट हाफ है उसके ऊपर आपने सर्च को रिपीट करना है। यहाँ पे अगर आप बना लें इंटरवल, यहाँ पे ये आपका मिडल एलिमेंट है, अगर आपके पास जो एलिमेंट रिक्वायर्ड है वो ये है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल इधर है, तो फिर आपके पास जो राइट हाफ है इसके ऊपर आप सर्च को कंटिन्यू करेंगे और इसको फिर आप छोड़ देंगे लेफ्ट हाफ को, ठीक है। ये काम आपने यहाँ पे करना है। एग्जाम्पल है जी हमारे पास, सपोज यू हैव ए सॉर्टेड लिस्ट 1 3 5 7 9 11 13, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक सॉर्टेड लिस्ट है एंड यू आर सर्चिंग फॉर ए नंबर, और आप एक नंबर के लिए सर्च कर रहे हैं। बाइनरी सर्च विल स्टार्ट एट द मिडल एलिमेंट 7, जो बाइनरी सर्च है वो कहाँ से शुरू होगी, मिडल एलिमेंट से, एंड फाइंड द टारगेट इमीडिएटली, और फौरन आपको टारगेट मिल जाएगा, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल आपका जो टारगेट है वो है 1, अगर 1 आपका टारगेट है तो शुरू तो आप करेंगे 7 से, जो कि मिडल एलिमेंट है, तो इससे बड़े जो है वो आप सारे छोड़ देंगे, क्योंकि आपका जो टारगेट है वो 7 से छोटा है, ठीक है। फिर आप इसको अगेन हाफ करेंगे, फिर उसको हाफ करेंगे, फिर आप 1 के ऊपर पहुंचेंगे। कैसे हाफ करना है, नीचे एग्जांपल है, यहाँ पे हम इंशाल्लाह देख लेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास है जिसकी कम्प्लेक्सिटी, द टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च इज O log n, मेकिंग इट मच फास्टर देन लीनियर सर्च एल्गोरिदम्स, जो लीनियर सर्च एल्गोरिदम्स होते हैं उनसे ये फास्टर होता है, ठीक है जी। स्पेशली फॉर लार्ज डेटा सेट्स, जो बड़े डेटा सेट्स हैं उनके लिए। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है O log n। अब ये क्या होता है, ये पिछले हम किसी एक लेक्चर के अंदर देख चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो इसी चैप्टर का एक लेक्चर है, वहाँ पे हम ये चीज़ें डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो वहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। Figure 3.6 illustrates the binary search process, showing how the search interval is halved at each step। ये दिखाते हुए किस तरह से आपका जो सर्च इंटरवल है हर स्टेप के ऊपर उसको आप हाफ कर रहे हैं। मेकिंग द सर्च मोर एफिशिएंट, आपकी जो सर्च है ये ज़्यादा एफिशिएंट हो रही है। बाइनरी सर्च यहाँ पे वो दिखा रहे हैं, सर्च 78, हमने 78 को सर्च करना है यहाँ पे, डिवाइड फ्रॉम मिडल एंड चेक मिड, आपने इसको मिडल से डिवाइड किया यहाँ पे, और जो मिड है यहाँ पे वो ले रहे हैं 43 को, ठीक है जी, 43 को वो मिड ले रहे हैं। अब देखें यहाँ पे जो मिड है, इस मिड को आपने कैसे चेक करना है, मिड को आपने इस तरह से चेक करना है कि आपके पास जो टारगेट एलिमेंट है वो इससे बड़ा है या छोटा है, तो वो इससे बड़ा है, तो इससे जो छोटे हैं वो सारे आपने छोड़ देने हैं, तो इससे जो बड़े हैं वो आपने कंसिडर करने हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं, यहाँ पे वो चेक कर रहे हैं, यही बात यहाँ पे लिखी हुई है 78 to 43, लुक फॉर 78 इन राइट हाफ, आपने राइट हाफ जो है उसके अंदर 78 को देखना है, इस राइट हाफ के अंदर, ठीक है, इसलिए यहाँ पर उन्होंने एरो दिया है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, उन्होंने न्यू मिड किसको बना दिया है, न्यू मिड 66 चेक मिड, आपने फिर मिड को चेक करना है, नया जो मिड है वो उन्होंने अब 66 को बना दिया, ठीक है। नया मिड उन्होंने 66 को बना दिया, आपने 66 को भी चेक करना है और इसके दोनों साइड वाले भी चेक करना है, बल्कि 66 को ही आपने चेक करना है। 66 से 78 है बड़ा, तो फिर आप अगेन इधर मूव करेंगे इस साइड के ऊपर, ठीक है, राइट के ऊपर। उसके बाद आगे यही बात वो कह रहे हैं कि 66 से 78 जो है, लुक फॉर 78 ऑन राइट हाफ, आपने राइट हाफ के ऊपर जो है वो देखना है 78 के लिए। राइट हाफ के ऊपर अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें 78 मिल जाता है, और यही हमारा एंड के ऊपर जो मिड बनता है वही हमारे पास बेसिकली 78 है। न्यू मिड 78 एलिमेंट फाउंड एट मिड, तो आपके पास जो न्यू मिड है वो 78 है, एलिमेंट फाउंड एट मिड, तो जो एलिमेंट है वो इस मिड के ऊपर आपको मिल गया, ठीक है जी। तो इस तरह से आपने इसको इस्तेमाल करना है। नीचे हमारे पास कुछ लिखा हुआ है, डू यू नो, इसको भी हम देख लेते हैं। बाइनरी सर्च इज ओनली इफेक्टिव ऑन सॉर्टेड लिस्ट। अब देखें जो बाइनरी सर्च है ये सिर्फ और सिर्फ सॉर्टेड लिस्ट के ऊपर ही इफेक्टिव है, यानी कि लिस्ट अगर आपकी तरतीब में होगी तो तब ये आपके पास जो बाइनरी सर्च है ये इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इफ़ योर डेटा इज नॉट सॉर्टेड, अगर आपके पास डेटा सॉर्टेड नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, कंसिडर यूजिंग ए सॉर्टिंग एल्गोरिदम लाइक मर्ज सॉर्ट बिफोर अप्लाइंग बाइनरी सर्च। तो फिर बाइनरी सर्च जो है वो अप्लाई करने से पहले आप अपने डेटा को सॉर्ट करेंगे, सॉर्टिंग एल्गोरिदम को इस्तेमाल करते हुए, जैसे कि मर्ज सॉर्ट है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डेटा को सॉर्ट करने के लिए, ठीक है जी। तो आप इस तरह से कह सकते हैं अगर आपका डेटा सॉर्टेड नहीं है तो फिर अब ये जो बाइनरी सर्च है इसको अप्लाई करने का जो दरवाज़ा है ये बंद नहीं हो जाता, आप उस डेटा को पहले किसी सॉर्टिंग एल्गोरिदम को इस्तेमाल करते हुए सॉर्ट कर सकते हैं, तरतीब लगा सकते हैं, फिर आप उसके ऊपर बाइनरी सर्च अप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारे पास अब लास्ट टाइप है एल्गोरिदम्स की, ग्राफ एल्गोरिदम्स। इसके अंदर हमने दो तरह के अब ग्राफ एल्गोरिदम्स देख रहे हैं। ग्राफ एल्गोरिदम्स आर यूज टू एक्सप्लोर एंड एनालाइज ग्राफ्स, ग्राफ्स को एक्सप्लोर करने के लिए और एनालाइज करने के लिए हम इनको इस्तेमाल करते हैं। विच आर डेटा स्ट्रक्चर्स, जो कि डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं मेड अप ऑफ नोड्स वर्टाइसेस कनेक्टेड बाय एजेस, जो कि नोड से बने होते हैं, जो कि एजेस की हेल्प से नोड्स आपस में कनेक्ट होती हैं, ठीक है। अब जो नोड्स हैं इनको हम वर्टाइसेस भी कहते हैं। यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ,
यहाँ पे आपके सामने ग्राफ है, ये एक नोड है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, ये इसकी नोड्स हैं। और उसके बाद जिन चीज़ों से आपस में कनेक्टेड है नोड्स, इन लाइन्स को हम कहते हैं एजेस, ठीक है, ये इसके एजेस हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है दीज एल्गोरिदम्स आर एसेंशियल फॉर नेटवर्क एनालिसिस। अब ये जो एल्गोरिदम्स हैं ये अहम क्यों होते हैं? ये अहम होते हैं नेटवर्क एनालिसिस के लिए, रूट प्लानिंग के लिए एंड सोशल नेटवर्क एनालिसिस के लिए, ठीक है। इन चीज़ों के लिए ये जो आपके पास एल्गोरिदम्स हैं ये बड़े अहम होते हैं। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला एल्गोरिदम लिखा हुआ है ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च, BFS। इसको हमने देखना है कि ये क्या होता है। Breadth first search is a graph traversal algorithm that explores all the nodes of a graph level by level। अब ये जो आपके पास BFS है ये एक ऐसा ग्राफ ट्रावर्सल एल्गोरिदम है। ग्राफ ट्रावर्सल का मतलब ये है कि ग्राफ पूरे में से आपने पास करके जाना है, ठीक है, पूरे ग्राफ को आपने एक्सप्लोर करना है, उसको आपने चेक करना है। ये क्या करते हैं? एक्सप्लोर करते हैं तमाम नोड्स को ऑफ ए ग्राफ लेवल बाय लेवल। आपने लेवल बाय लेवल तमाम नोड्स को एक्सप्लोर करना है। एक स्पेसिफिक लेवल के ऊपर जितनी भी नोड्स हैं उन तमाम नोड्स को आपने पहले एक्सप्लोर करना है, फिर आपने अगले लेवल के ऊपर जाना है और फिर आपने उन तमाम नोड्स को जो कि उस लेवल के ऊपर है उन सबको आपने एक्सप्लोर करना है। अब इसका मतलब क्या है, बल्कि उससे पहले आगे कुछ लिखा हुआ ये भी देख लेते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम अ गिवन नोड ऑफन कॉल्ड द रूट। रूट से आपने शुरू करना है। इट यूजेज अ क्यू टू कीप ट्रैक ऑफ द नोड्स दैट नीड टू बी एक्सप्लोर्ड। अब देखें जो नोड्स आपने एक्सप्लोर करनी होती हैं उनका ट्रैक रखने के लिए, उनका रिकॉर्ड रखने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं क्यू को, ठीक है। क्यू कहते हैं कतार को। अब ये क्यू क्या होता है इसको डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, तो यहाँ पे आपको मैं क्यू का कंसेप्ट दे दूंगा। तो पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो BFS एल्गोरिदम्स है कैसे ग्राफ को एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे ये देखें, ये लिखा हुआ BFS। सबसे पहले आपके पास है ये लेयर 0, ये आपका 0th लेवल है, पहला लेवल है। इसके ऊपर एक ही नोड है, इसको वो पहले एक्सप्लोर कर देगा। उसके बाद आपके पास है लेयर 1। ये जो आपके पास लेयर 1 है इसके अंदर है 3 नोड्स। इन तीनों नोड्स को वो इकट्ठा एक्सप्लोर करेगा। कैसे एक्सप्लोर करेगा? पहले वो एक्सप्लोर करेगा नोड 1 को, उसके बाद 2 को, उसके बाद 3 को। इनको इस तरह से तरतीब में एक्सप्लोर करेगा। अब देखें यहाँ पे क्यू का मतलब है कतार। कतार देखें कैसे होती है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई बैंक है, बैंक के बाहर अगर कतार लगी हुई है तो उसके अंदर लोगों को जो फैसिलिटी दी जाती है इस बुनियाद के ऊपर दी जाती है कि जो पहले आता है उसको फैसिलिटी पहले दी जाती है और जो बाद में आता है वो लाइन के अंदर बिल्कुल एंड के ऊपर जाके लगता है, फिर उसको एंड के ऊपर फैसिलिटी मिलती है। इस लाइन को, इस कतार को हम क्यू कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्यू के अंदर ये एक्सप्लोर हो रही हैं। क्यू कैसे? सबसे पहले 1 के ऊपर आया एल्गोरिदम, उसने इसको एक्सप्लोर कर दिया। उसके बाद फिर 2 के ऊपर आया तो 2 को उसने इसके बाद 1 के बाद एक्सप्लोर किया। फिर 3 के ऊपर आया तो 3 को उसने 2 के बाद एक्सप्लोर किया। यानी कि जिस तरह से नोड्स आती गई इसने उसको तरतीब के साथ एक्सप्लोर कर दिया। तो ये क्यू वाला जो है यहाँ पे कंसेप्ट इस्तेमाल हो रहा है, कतार वाला कंसेप्ट इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद फिर आपके पास है जी लेयर 2, ये इसको फिर वो एक्सप्लोर कर रहा है 4, 5, 6, 7, ठीक है इनको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आप यहाँ पे अब देखें तो सबसे पहले उन्होंने 0 को एक्सप्लोर किया, उसके बाद 1, 2 और 3 को, और उसके बाद 4, 5, 6 और 7 को, ठीक है, जिनको इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लोर किया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखें नीचे भी इसके बारे में कुछ लिखा हुआ होगा। हाँ जी, यहाँ पे इसका प्रोसेस लिखा हुआ है, इसको हम देख लेते हैं। स्टार्ट फ्रॉम द रूट नोड एंड एन क्यू इट। अब जो रूट नोड है इसको आपने स्टार्ट करना है और इसको आपने एन क्यू करना है। एन क्यू का मतलब होता है कतार में लगाना, ठीक है। इसको आपने कतार में लगाना है, यानी कि इसके ऊपर आपने प्रोसेस अप्लाई करना है। डी क्यू अ नोड, एक नोड को डी क्यू करें। डी क्यू का मतलब होता है कतार में से निकाल देना, ठीक है। जो पहले आपने एन क्यू किया था जिस नोड को, उसको आपने सबसे पहले डी क्यू करना है, उसको सबसे पहले आपने क्यू में से निकाल देना है, उसको आपने प्रोसेस कर देना है। प्रोसेस इट एंड एन क्यू ऑल इट्स अनविजिटेड नेबर्स, और इसके जो अनविजिटेड नेबर्स हैं उनको फिर आपने एन क्यू करना यानी कि कतार में शामिल कर लेना, ठीक है। ये बात हम पहले ही देख चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी इसका तीसरा पॉइंट, रिपीट द प्रोसेस अंटिल द क्यू इज एम्प्टी। आपने प्रोसेस रिपीट करना यहाँ तक आपका जो क्यू है वो खाली हो जाए, कतार खाली हो जाए, यानी कि सारे नोड्स आप प्रोसेस कर चुके हो। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है, इन ए सोशल नेटवर्क ग्राफ, एक सोशल नेटवर्क ग्राफ के अंदर, वेयर ईच नोड रिप्रेजेंट्स अ पर्सन एंड एजेस रिप्रेजेंट फ्रेंडशिप्स। एक सोशल नेटवर्क ग्राफ के अंदर जहाँ पे हर एक नोड रिप्रेजेंट करती है एक पर्सन को, एंड एजेस रिप्रेजेंट फ्रेंडशिप्स, और जो एजेस होते हैं, जो किनारे होते हैं, ये फ्रेंडशिप्स को रिप्रेजेंट करते हैं। BFS कैन बी यूज्ड टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पीपल। अब देखें जो BFS है इसको आप इस्तेमाल करते हैं शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने के लिए 2 लोगों के दरमियान, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल फाइंडिंग द डिग्री ऑफ सेपरेशन बिटवीन 2 यूजर्स, के 2 यूजर्स जो हैं वो कितने आपस में सेपरेट हैं, उसके लिए फिर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कंप्लेक्सिटी हमारे पास इसकी है, द टाइम कंप्लेक्सिटी ऑफ BFS इज
ओ वी प्लस ई, वेयर वी इज़ द नंबर ऑफ वर्टाइसेस एंड ई इज़ द नंबर ऑफ एजेस। यानी कि जो ओ और वी है, यानी कि जो वी और ई हैं, इनका जो सम है जितना ज़्यादा होता जाएगा तो आपको उतना ज़्यादा टाइम लगेगा इनको कंप्लीट करने में, इन एल्गोरिदम्स को कंप्लीट करने में। दिस मेक्स इट एफिशिएंट फॉर एक्सप्लोरिंग लार्ज ग्राफ्स। तो जो लार्ज ग्राफ्स हैं, जो बड़े ग्राफ्स हैं, उनको एक्सप्लोर करना जो है ये एफिशिएंट है, ये इसकी हेल्प से बड़ा बहुत सारा मुफीद है। ठीक है जी, यानी कि ये एफिशिएंट है, एफिशिएंसी यहाँ पे ज़्यादा होगी। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है डेप्थ फर्स्ट सर्च, DFS, ये हमने अब देखना है। जैसे कि इसके नाम से जाहिर है डेप्थ फर्स्ट सर्च, आपने डेप्थ में जाना है। ठीक है, यहाँ पे आपने जाना है डेप्थ के अंदर। तो इसको हम देखते हैं। डेप्थ फर्स्ट सर्च DFS इज अनदर ग्राफ ट्रावर्सल एल्गोरिदम दैट एक्सप्लोर्स एज फार डाउन अ ब्रांच एज पॉसिबल बिफोर बैक ट्रैकिंग टू एक्सप्लोर अदर ब्रांचेस। अब ये जो आपके पास ये वाला ग्राफ ट्रावर्सल एल्गोरिदम है, ये आपके पास इस तरह से काम करता है कि एक जो ब्रांच होती है उसके अंदर ये जितना पॉसिबल हो सके ये नीचे तक जाता है। ठीक है जी, एज फार डाउन ए ब्रांच एज पॉसिबल। ठीक है, ब्रांच के अंदर जितना नीचे जाना पॉसिबल हो तो ये एंड तक जाता है, फिर ये वापस आता है। ठीक है, लेवल बाय लेवल ये नहीं चलता, ये ब्रांच वाइज चलता है, ब्रांच के अंदर एंड तक ये जाता है। बिफोर बैक ट्रैकिंग टू एक्सप्लोर अदर ब्रांचेस, दूसरी ब्रांचेस को एक्सप्लोर करने से पहले ये एक ब्रांच को फाइनल करता है। इट यूजेस अ स्टैक टू मैनेज द नोड्स टू बी एक्सप्लोर्ड। जो नोड्स हैं जिनको हमने एक्सप्लोर करना है उनको मैनेज करने के लिए स्टैक को इस्तेमाल करते हैं। स्टैक क्या होता है इसको भी इंशाल्लाह हम डिटेल में अगले चैप्टर के अंदर देखेंगे। आपको मैं सिंपल सी बात ये बता दूं, आपने देखा होगा कि जो किताबें हैं ये अक्सर एक दूसरे के ऊपर पड़ी होती हैं। जब किताबें एक दूसरे के ऊपर पड़ी होती हैं तो उसको हम स्टैक कहते हैं, उस किताबों की जो कलेक्शन है उसको हम स्टैक कहते हैं। ऐसे अगर किताबें पड़ी हो रैंडमली उनको फिर हम स्टैक नहीं कहते, एक दूसरे के ऊपर जब किताबें होती हैं उनको हम स्टैक कहते हैं। आप ये नोट करेंगे जब आप एक स्टैक लगाते हैं तो जो किताब आप एंड के ऊपर रखते हैं उसको आप सबसे पहले उठाते हैं, तभी आप नीचे वाली किताबें उठा सकते हैं। क्यू के अंदर ऐसा नहीं था। जो ऊपर हमने ग्राफ एल्गोरिदम देखा, ग्राफ ट्रावर्सल एल्गोरिदम, उसके अंदर क्यू के अंदर क्यू का वहां पे कंसेप्ट इस्तेमाल हो रहा था और हमने देखा क्यू के अंदर ये रूल होता है कि जो पहले आता है वो पहले बाहर जाता है, लेकिन स्टैक के अंदर ये रूल नहीं है। स्टैक के अंदर जो एंड पे आता है वो सबसे पहले जाता है, क्योंकि स्टैक के ऊपर एंड वाला ऊपर ऊपर आता है, उसको उठाएंगे तभी नीचे वाले जो उनको हम एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे आप स्टैक का जो कंसेप्ट है वो इस्तेमाल करेंगे, यानी कि जो आप एंड के ऊपर जिसको एंटर करेंगे इस नोड को, उसको आप सबसे पहले निकालेंगे, उसको आप सबसे पहले एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है जी। मैनेज द नोड्स टू बी एक्सप्लोर्ड। अब जो नोड्स हैं इनको एक्सप्लोर करने के लिए हम इनको यानी कि मैनेज करने के लिए हम स्टैक को इस्तेमाल करते हैं। प्रोसेस हमारे पास यहाँ पे इसका लिखा हुआ है, स्टार्ट फ्रॉम द रूट नोड एंड पुश इट ऑन टू द स्टैक। जो रूट नोड है उससे आपने शुरू करना है और उसको आपने स्टैक के ऊपर पुश करना है। स्टैक के ऊपर पुश करने का मतलब ये कि स्टैक में आपने उसको शामिल कर देना है। पॉप ए नोड, एक नोड को आपने पॉप करना है। पॉप का मतलब होता है स्टैक में से हटा देना। ठीक है, स्टैक के अंदर किसी चीज़ को शामिल करना पुश होता है, उसमें से निकाल देना पॉप होता है। प्रोसेस इट, इसको आपने प्रोसेस करना है। एंड पुश ऑल इट्स अनविजिटेड नेबर्स, और इसके जो अनविजिटेड नेबर्स हैं उनको आपने फिर पुश करना है ऑन टू द स्टैक, स्टैक के ऊपर। रिपीट द प्रोसेस अंटिल द स्टैक इज एम्प्टी, यहाँ तक कि आपके पास जो स्टैक है ये खाली हो जाए, आपने इस प्रोसेस को रिपीट करना है। ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले आपके पास है सोर्स नोड, ये 0 है। अब देखिए यहाँ से वो एरो लेके जा रहे हैं 1 के ऊपर, यानी कि 0 के बाद आपने 1 को एक्सप्लोर किया, फिर आपने उसके बाद 4 को एक्सप्लोर किया, फिर आप 4 से वापस पीछे आए 1 के ऊपर, फिर आपने नीचे जाके 5 को एक्सप्लोर किया। ठीक है जी। फिर आप 5 से ऊपर गए 1 के ऊपर, फिर 1 से आप गए 0 के ऊपर, फिर 0 से अगेन आप आए 2 के ऊपर, फिर 2 से आप नीचे आए 6 के ऊपर, फिर आप 6 से ऊपर गए 2 के ऊपर, फिर 2 से 0 के ऊपर, फिर 0 से आप गए 3 के ऊपर और फिर 3 से आप गए 7 के ऊपर। ठीक है जी। तो यहाँ पे अब यही बात उन्होंने नीचे लिख भी दिया तरतीब में, आप देख सकते हैं 0 है 1 है 4 है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 1 और 4। उसके बाद आप कहाँ पे गए 1 से होते हुए फिर आप गए 5 के ऊपर, क्योंकि ये जो 1 है ये आप पहले जो है उसको एक्सप्लोर कर चुके हैं, तो इसलिए फिर आप गए 5 के ऊपर, आपने उसके बाद 5 लिख दिया, फिर आप गए वापस और फिर आप किसके ऊपर है 2 के ऊपर। 0 आप पहले एक्सप्लोर कर चुके हैं, आपने 0 को कंसीडर नहीं करना। फिर आप आए 2 के ऊपर तो आपने यहाँ पे 2 लिख दिया, फिर आप आए 6 के ऊपर तो आपने 6 लिख दिया, उसके बाद फिर आप वापस गए, फिर आप गए 3 के ऊपर तो आपने 3 लिख दिया, और एंड के ऊपर आप गए 7 के ऊपर तो आपने 7 लिख दिया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ब्रांच वाइज आपने इन नोड्स को एक्सप्लोर किया और उसी तरतीब के अंदर आपने अपने जवाब को, आउटपुट को लिख दिया। अब यहाँ पे आपकी जो आउटपुट है वो नोट करें किस तरह से लिखी हुई है। यहाँ पे आपकी जो आउटपुट है वो लेवल वाइज लिखी हुई है। सबसे पहले आपके पास थी लेयर 0, यहाँ पे सिर्फ 0 था, आपने वो लिख दिया। उसके बाद दूसरी लेयर के अंदर आपके पास था 1 2 3, तो आपने 1 2 3 लिख दिया। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास जो अगली लेयर है उसके अंदर क्या है 4 5 6 7, तो आपने 4 5 6 7 को उसी तरतीब में लिखा है जो कि यहाँ पे लिखे हुए थे। यानी कि जिस तरतीब के अंदर आपने अपने ग्राफ को एक्सप्लोर किया है उसी तरतीब के अंदर आपने
इन नोड्स को यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक है जी, तो ये हमारे पास कंपैरिजन था BFS और BDS का, जो कि हमने यहाँ पे देख लिया। उसके बाद नीचे हमारे पास एग्जांपल भी है, इसको भी हम देख लेते हैं। DFS कैन बी यूज्ड इन सॉल्विंग पजल्स लाइक मेजेस वेयर द एल्गोरिथम एक्सप्लोर्स वन पॉसिबल पाथ टू द एंड। अब देखें, जो आपके पास DFS है, ये जो एल्गोरिथम्स हैं इनको आप इस्तेमाल करते हैं पजल्स को सॉल्व करने के लिए। जैसे कि मेजेस होती हैं वेयर द एल्गोरिथम एक्सप्लोर्स वन पॉसिबल पाथ टू द एंड, जहाँ पे जो एल्गोरिथम है वो ये एंड के ऊपर एक पाथ को एक्सप्लोर करके ले जाता है। एंड इफ इट हिट्स अ डेड एंड, अगर ये एक बंद किनारे के ऊपर पहुंच जाता है, डेड एंड का मतलब है बंद किनारा, इट बैक ट्रैक्स, तो फिर ये बैक ट्रैक करता है। एंड ट्राइज अनदर पाथ, और फिर ये दूसरा पाथ जो उसको ट्राई करता है। यहाँ भी यही हुआ था, आपका जो एल्गोरिदम है यहाँ से 0 से आया 1 के ऊपर, 1 से 4 के ऊपर, यहाँ पे तो डेड एंड हो गया, ख़त्म हो गया ये। फिर वापस आया, दूसरा पाथ इसने ट्राई किया 5 के ऊपर, फिर ख़त्म हो गया। फिर वापस आया तो ये पाथ तो ये पहले ट्राई कर चुका था, फिर ये 0 तक गया, फिर जो नया पाथ था वो इसने ट्राई किया। ठीक है जी, तो इस तरह से ये जो पाथ्स हैं, डिफरेंट पाथ्स, उसको ये ट्राई करता है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी, इट बैक ट्रैक्स एंड ट्राइज अनदर पाथ, दूसरा पाथ ये ट्राई करते, कैसे ट्राई करते हैं हम देख चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी कम्प्लेक्सिटीज़ की। द टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ DFS इज OV+E सिमिलर टू BFS। जो ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च था BFS एल्गोरिदम, उसी तरह की इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी है। हाउएवर DFS इज मोर मेमोरी एफिशिएंट फॉर डीप ग्राफ्स। जो डीप ग्राफ्स होते हैं उनके लिए जो DFS है ये ज़्यादा मेमोरी एफिशिएंट है। ठीक है जी, वाइल BFS इज़ मोर सूटेड फॉर शैलो ग्राफ्स। और जो आपके पास BFS है, ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च है, ये ज़्यादा शैलो ग्राफ्स के लिए सूटेड है। ठीक है जी, शैलो ग्राफ्स होते हैं जो कि ज़्यादा नीचे नहीं होते, ऊपर ऊपर होते हैं, उनके लिए, शैलो ग्राफ्स के लिए BFS जो है ये ज़्यादा सूटेबल है। और उसके बाद आपके पास जो DFS है, डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम, ये उन ग्राफ्स के लिए ज़्यादा यूज़फुल है जो कि डीप होते हैं, नीचे होते हैं। ठीक, क्योंकि ये डेप्थ से रिलेटेड है, तो ये डीप ग्राफ्स के लिए। और ये है ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च, तो ये है शैलो ग्राफ्स के लिए। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हमारी एक्सरसाइज है। इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इनको हम इंशाल्लाह हमारा जो अगला लेक्चर होगा उसके अंदर हम देखेंगे। उसके बाद MCQs के बाद हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर इंशाल्लाह हमारे जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इनको हम कवर करेंगे। और उसके बाद एंड के ऊपर हमारा जो लेक्चर होगा इस चैप्टर का, उसके अंदर हम सॉल्व करेंगे हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस को। तो इसके साथ हमारा ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इस चैप्टर के बाद इंशाल्लाह हमारा जो कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर्स वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, इसको हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी जो एक्सरसाइज है इसको हम इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे।